क्या पाकिस्तान दुनिया में एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? चलिए एक हालिया जियोपॉलिटिकल कमेंट्री के आधार पर इस बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये सोर्स सीधे सीधे पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय रोल पर ही सवाल उठाता है। क्या वो वाकई एक सच्चा मीडिएटर है या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करने वाला एक पावर ब्रोकर? तो इस पूरे तर्क को समझने के लिए हम देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी इमेज कैसी बनाता है, फिर समझेंगे कि एक असली मीडिएटर और एक मिडलमैन में क्या फर्क होता है। इसके बाद थोड़ा इतिहास में जाएंगे, देखेंगे कि पुरानी गलतियों की क्या कीमत चुकानी पड़ी, और आखिर में ये सवाल कि क्या इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं उस इमेज से जो पाकिस्तान दुनिया को और ख़ास तौर पर अपने ही लोगों को दिखाना चाहता है। इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यही चीज़ उसकी विदेश नीति को भी तय करती है। सोर्स बताता है कि वहाँ के लोकल मीडिया में कुछ ऐसी हेडलाइंस चलती हैं जो देश के अंदर लोगों के लिए कह सकते हैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक इमेज बनाती हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में देश के अंदरूनी मुद्दों जैसे कि खराब अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। अच्छा, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क बताता है। तो देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि एक मीडिएटर वो होता है जिसके पास असल में इतनी ताकत हो कि वो किसी डील को पक्का करवा सके। वहीं दूसरी तरफ एक मिडलमैन, या जिसे सोर्स ने दलाल कहा है, वो सिर्फ पार्टियों को बातचीत की टेबल पर लाता है, अक्सर अपने किसी फायदे या कमीशन के लिए। इस फर्क को और अच्छे से समझाने के लिए सोर्स बिहार के एक इलेक्शन से जुड़ी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाता है। और ये कहानी एकदम सटीक बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए ताकत और पहुंच का एक दिखावा खड़ा किया जा सकता है। सोर्स का दावा है कि यही वो रणनीति है जो पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर अपनाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मिडलमैन वाली स्ट्रैटेजी कोई नई चीज़ है? नहीं। ये विश्लेषण बताता है कि इतिहास में ये पैटर्न बार बार देखने को मिला है। ये टाइमलाइन एक पूरा साइकिल दिखाती है। 70 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच बात कराई, जिससे उसे लगा कि वो बहुत पावरफुल है। फिर 1971 में इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारत से जंग हुई और ईस्ट पाकिस्तान हाथ से चला गया। और फिर 80 के दशक में अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। सोर्स का तर्क है कि इतिहास में उठाए गए इन कदमों के बहुत ही भयानक और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हुए। 1971 की जंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाना एक बहुत बड़ी हार की वजह बन सकता है। और 80 के दशक में जो अफगान संघर्ष में वो एक जरिया बना, उसी को उस आतंकवाद की जड़ माना जाता है जिससे आज पाकिस्तान और पूरा इलाका जूझ रहा है। ये एक ऐसी आग थी जिसे बाद में शुरू करने वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? चलिए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि यह हिस्टोरिकल पैटर्न वेस्ट एशिया के मौजूदा संकट पर कैसे लागू होता है। विश्लेषण का दावा है कि ये जो अभी हो रहा है, ये कोई असल शांति की कोशिश नहीं है, बल्कि ये एक और मिसाल हो सकती है जहां बड़ी ताकतें पाकिस्तान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और इस तर्क का सबसे बड़ा सबूत यह हाल की घटना है, जहां एक मंत्री को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि अमेरिका और इजराइल उस बात पर राजी नहीं थे। इससे साफ पता चलता है कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। इसलिए सोर्स इन हालातों में होने वाले किसी भी समझौते के टिकने पर बहुत गहरा शक जाहिर करता है। आखिरकार जब एक पार्टी के पास कोई असली ताकत ही नहीं है तो समझौता टिकेगा कैसे? और ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर भविष्यवाणी के साथ खत्म होता है। वो ये कि अगर ये डिप्लोमैटिक कोशिश फेल हो गई तो ईरान पाकिस्तान को लपेट सकता है और हो सकता है कि निशाना बलूचिस्तान बने। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ताकतवर होने का ये भ्रम टूटता है तो आखिर होता क्या है?